प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हो सभी फुल एनर्जी के साथ फिजिक्स पढ़ने के लिए तैयार हो? चलो तो शुरू करते हैं। हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है विमीय समीकरणों के अनुप्रयोग। साथ ही कल हमने सार्थक अंक पढ़ा था। उस सार्थक अंक में हमें एक जरूरत पड़ी थी कि यदि जो सार्थक अंक नहीं है उसको हटाएं कैसे। उसको आसान तरीके से हटा सकते हैं। उसका एक नियम है, बिना नियम के प्यारे दोस्तों उसको हटा नहीं सकते। उस नियम के अनुसार ही उसे हटा सकते हैं। आइए वो जानते हैं वो नियम क्या है। तो सबसे पहले यदि उसे हटाना है तो उस हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं पूर्णांकन। पूर्ण अंक यानी यहां पर हम बात करने वाले हैं, एक होता है निश्चित अंक, एक होता है अनिश्चित अंक। आइए दोस्तों जानते हैं। जैसे देखो, आप बताइए, आपके पास एक स्केल है और उस स्केल में ऐसे 4 लाइन है। यहां 0 लिखा हुआ है, यहां 4 लाइन है, यहां 5वीं लाइन है और यहां फिर 6, 7, 8, 9 और एक बड़ी लाइन है 1 सेंटीमीटर। आपको कोई कह दे कि आप ये बताइए 0.95 सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। आप में से कितने महानुभाव हैं जो इसको इसकी मदद से ज्ञात कर सकते हैं? या आप ये बता दीजिए, कोई एक ऐसा दूसरा उदाहरण और लिखा देता हूं आपको मैं। कोई बता सकता है कि एक लंबाई और है 1.16 सेंटीमीटर। क्या आपके पास ये मीटर स्केल इसको मेजर करने के लिए सक्षम है? क्या इसको ये ज्ञात कर सकता है? बताइए, क्या ज्ञात कर सकता है ये? 0.95। आपको जैसे 0.9 ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करोगे? 0 के आगे छोटी छोटी लाइन जो है ना वो 9 गिन लो आप, सीधी सी बात। ऐसे तो करते हो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। ये 0.9 है और ये 1 है। ऐसा ही तो है, ये 0.9 है और ये 1 है, पर इसके बीच 0.95 की बात कर रहा है तो ये तो हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये अंक तो क्या हो गया? निश्चित। ये तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा 9 तो, पर इसका हमें क्या करना पड़ेगा? अंदाजा लगाना पड़ेगा। यानी 0.9 और 1 के बीच में जो भाग है उसके कितने टुकड़े कर दो आप? 10 टुकड़े कर दो। 10 में तो 5वां टुकड़ा कौन सा हो जाएगा? यानी यहां इनके बीच में बिंदी लगाओ। यहां पर ये जो है, यहां न तो आप 0.9 पे लगाओगे न आप 1 पर लगाओगे। आप कहां लगाओगे? 0.9 और 1 के बीच में ना, यहां पर। अब वो क्या है? अनिश्चित है, गारंटी नहीं है उसकी। वो 0.96 भी हो सकता है, वो 0.97 भी हो सकता है, वो 0.94 भी हो सकता है। तो इसलिए इस अंक को क्या बोलते हैं? अनिश्चित। अब आपको कोई कहे कि इसको आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। जैसे आपको, चलो सिंपल से और आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश करूं। मार्केट में करेंसी जो है इंडिया के अंदर वो चलन में कितना है? कम से कम 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपये है क्या? 20 रुपये और 50 रुपये, 100, 200 और 500। इतनी करेंसी चल रही है मार्केट में, इतने रुपए का नोट चल रहे। ठीक है, आपसे कोई कह दे कि आपको 556 रुपए देने हैं, पर इस 556 में आपको एक तो 500 का नोट लेना है और 5 10 के लेने हैं और एक 5 का लेना है। एक कितने रुपए का? 5 का। और एक किसका ले लोगे आप? 1 रुपए का। ऐसे लोगे ना, है ना? 556 हो जाएगा। यदि यहां पर आपको कह दे कि आपको 556 रुपए 50 पैसे लेने, अब क्या करोगे? या 60 पैसे बता दे। मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं, उनकी पैसों में कीमत होती है 9 रुपए 50 पैसे, 9 रुपए 60 पैसे। तो अब वो 60 पैसे का हिसाब कैसे करोगे आप?
तो आपको 556 रुपए 60 पैसे देने, कैसे दोगे बताओ? इतने करेंसी तो दे दोगे आप, एक 500 का नोट दे दिया आपने, एक 5-10 के नोट दे दिए, एक 5 का नोट दे दिया, एक 1 रुपए का नोट दे दिया, आप 60 पैसे का कहां से लाओगे? नहीं है ना, है कि नहीं है बताओ? नहीं है, वो 60 पैसे कहां से लाओगे? तो इसका हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है। तो इसका एक दूसरा तरीका है, फिजिक्स तरीका सिखाती है। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था ना कि एक बस वाला है, उसके पास खुला नहीं है और किराया है 11 रुपए। आप क्या करोगे, उसे 10 का नोट दोगे या 20 का नोट, है ना? आपके पास 5 रुपए का सिक्का नहीं है, तो आप या तो 10 रुपए दो या 20 रुपए। तो 11 रुपए तो आप 10 रुपए से काम चला सकते हो। यदि वो कह दे कि भाई काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार आपको 1 रुपए की और एक्स्ट्रा रुपए दे देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, 60 पैसे का कोई जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे अगले वाले को भी नुकसान नहीं हो। क्योंकि आप ये समझ लो कि यदि वो जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, उनकी फ्रेंचाइजी होती है पूरे देश के अंदर, जैसे रिलायंस चलता है या फिर बिग बाजार चलता है, इनके बड़े बड़े मॉल होते हैं, हर शहर में होते हैं। अब हर शहर में होते हैं, तो ये बताओ कि एक शहर के अंदर, एक मॉल के अंदर दिन में 10,000 कस्टमर आए, एक कस्टमर से उसने 60 पैसे नहीं लिए, दूसरे से भी नहीं लिए, 10,000 कस्टमर से 60 पैसे नहीं लिए, तो कितना रुपए खर्च हो गया उसका? लॉस कितने का हो गया? 100 रुपए पर कितने रुपए का खर्च हो गया? 100 जने आए तो 100 जने का 60 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 60 पैसे से करोगे तो आप कितना हो जाएगा? 60 रुपए हो जाएगा ना, 6 रुपए हो जाएगा। 60 पैसे का 60 पैसे है, एक जने से 60 पैसा, दूसरे से भी नहीं, 100 जनों से नहीं लिया, है ना? 60 पैसे को मैं ऐसे बोल सकता हूँ 0.6, और 0.6 को किससे गुणा कर दो? 100 से। तो ये हो जाएगा अपने पास, 1 दशमलव हटा दो, 1 जीरो लग जाएगा, 60 रुपए हो जाएंगे। 60 रुपए का लॉस हो जाएगा 100 जनों से। उसके पास 10,000 कस्टमर आते हैं, 10,000 कस्टमर आते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 जीरो और लगा दो, 6,000 रुपए का लॉस। 60 पैसे कीमत क्या थी? एक सामग्री पर मात्र 60 पैसे छोड़े थे उसने, पर 10,000 कस्टमर आए तो उसको 6,000 रुपए का लॉस हो गया। कहने का मतलब है पूरे देश के अंदर ऐसी उनकी इतने स्टॉल चलते हैं, इतने सारे मॉल चलते हैं, उनको कितना बड़ा लॉस होगा, लाखों में लॉस होगा। क्या वो 60 रुपए से छोड़ सकता है? नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना, उन्हें क्या करना पड़ेगा? उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। वो जुगाड़ क्या होगा? उसको पूर्णांकित करना पड़ेगा। जो अनिश्चित अंक है उसको हटाना चाहते हैं हम, पर इसकी वैल्यू बनी रहनी चाहिए, इसका कीमत बना रहना चाहिए। 60 पैसे का हिसाब एक से लिया, 1 से 40 पैसा, 1 से 60 पैसा, तो 40 पैसे वाले से नहीं लिया, 60 पैसे वाले से ले लिया, 1 रुपया ले लिया, तो कहने का मतलब वो बैलेंस हो जाएगा, फिर उसको लॉस नहीं होगा। एक जने से मैंने थोड़ा ज्यादा रुपए ले लिया, एक से कम ले लिया, भाई एक जने से मैंने 1 रुपया ले लिया, 557 रुपए ले लिए। एक से यदि ये 40 पैसा होता तो मैंने क्या कितना ले लिया? 556 ले लिया। तो अब एक से मैंने 40 पैसे ज्यादा ले लिए, एक से मैंने 60 पैसे ज्यादा ले लिए, एक से मैंने 40 पैसे कम ले, इससे 40 पैसे ज्यादा ले लिए, भाई इसे 1 रुपया ले लिया, और तो 1 रुपया ले लिया, इसका मतलब 40 पैसे एक्स्ट्रा आ गए, वो 40 पैसे दूसरे वाले से क्या हो गए? बैलेंस हो गए। तो इतने बड़ी कंपनी को लॉस नहीं होगा, उस 60 पैसे से उसको ज्यादा लॉस नहीं होने वाला, बैलेंस हो जाएगा। इसलिए वहां पर हमको क्या करना पड़ता है? पूर्णांकित करना पड़ता है। तो पूर्णांकित किस प्रकार करते हैं, इसके नियम है, वो नियम आइए जानते हैं। आप सभी किए, आप सभी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सभी ने पूर्णांकित किया है, आपके व्यवहार में ये आई है ये सारी की सारी चीजें, पर इसको हम एक नियम के तहत जानने की कोशिश करते हैं कि इसको पूर्णांकित कैसे करें। जैसे आपको कोई कह दे कि लंबाई आपको 0.95 मेजर करनी है या 1.16 मेजर करनी है, 1.1 के लिए तो क्या करोगे आप? एक के आगे एक लाइन पर यहां पर टिक कर दोगे, 1.1 आ जाएगा। दूसरी लाइन क्या बताएगी? 1.2 बताएगी, 1.16 तो आया नहीं। तो इस 6 को हटाना है, ये अनिश्चित अंक है, इस अनिश्चित अंक को हटाने के लिए हमारे पास क्या है? नियम है। आइए जानते हैं वो नियम क्या है। तो सबसे पहला नियम क्या कहता है कि अनिश्चित अंक को हटाना, अनिश्चित अंक को हटाने की प्रक्रिया को पूर्णांकन कहते हैं।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, इंग्लिश भी लिख लेना, राउंडिंग ऑफ ना, राउंडिंग ऑफ कहते हैं। ठीक है, नियम क्या है, पहला नियम क्या है, यदि अनिश्चित अंक अनिश्चित अंक 5 से बड़ा है तब पूर्णांकित करने वाले अंक में करने वाले अंक में एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे 6.35, इसमें दशमलव के बाद हमें सिर्फ एक संख्या रखनी है, दूसरी क्या है, अनिश्चित है, इसको हटाना है। ठीक है, उदाहरण, ये पूर्णांकित करने वाला अंक है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या बदलाव लाना अपने को, यानी ये संख्या यहां पर मैंने लिख दिया 6, 5 नहीं 6, इस 6 को मुझे हटाना है, तो क्या करूंगा, ये एक अनिश्चित अंक है, इसको हटाना चाहते हैं, यानी हम हमारे जो उपकरण है उसकी सहायता से ये संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। हमारे पास जो उपकरण है उसमें से हम ये अंक ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे आपके पास सपोज कोई भार तोलने वाली मशीन है, और भार तोलने वाली मशीन में केवल आपके पास जैसे 1 किलो का बाट है, 500 ग्राम का बाट है ना, और आपको कोई कह दे कि आपको कितना तोलना है, आपको 1 किलो 750 ग्राम तोलना है, कैसे तोलोगे, आपके पास 500 ग्राम का 1 किलो का बाट है, तो या तो आप 1.5 किलो तोलो या 2 किलो तोलो, है ना। तो यानी यहां पर इस अंक को क्या करना पड़ेगा, यहां से इसको हटाना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा तामझाम, तीनों डिजिट हटानी पड़ेगी। यहां पर एक सिंगल डिजिट ला सकते हो आप, और वो भी केवल 5 ही ला सकते हो, तो वो पूर्णांकित करने का तरीका होगा। यानी ये इसी तरीके से हम कर सकते हैं। तो आइए देखो किस प्रकार करेंगे। तो इस अनिश्चित अंक को हटाना है, तो ये नियम क्या कहता है, यदि ये संख्या 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है ना, 6 है ना, तो इस यहां से इसको तो हटा देंगे और इसमें एक जोड़ देंगे, तो इसका राउंडिंग ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, 6.4। समझ गए। ऐसे और उदाहरण देखो, 9.447, यदि मुझे इसे हटाना है, इसे हटाना तो क्या करो, ये क्या बन जाएगा, इसके अंदर एक जोड़ दो, यानी 9.45 हो जाएगा। ऐसे आपको कह दे 1.737 दे दिया इस, और यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 9 लगा दिया, आपको कह दे कि इसको हटाना है, इसको हटाना तो क्या करो, 1.7374। ये बेसिकली हम ऐसा करना क्यों चाहते हैं, मैंने जैसे आपको पहले कई उदाहरण बताए, हमारे पास उसको मापने का, वहां तक पहुंचने का, वहां तक के मापन का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसकी एक लिमिट है। जैसे स्केल है, मीटर स्केल है, तो उसमें हम 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह से मेजर कर सकते हैं। पॉइंट के बाद एक डिजिट ही मेजर कर सकते हैं, 2 डिजिट मेजर करने के लिए बोला जाए तो नहीं कर सकते, इसलिए उसे हम क्या करना पड़ता है, राउंडिंग ऑफ। जैसे आपको कोई कह दे कि 6.36 को मीटर स्केल से मेजर करो, तो नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसे 6.36 को क्या मान के चलोगे, 6.4 सेंटीमीटर। समझ गए ना, 6.4 मान के मेजर कर लेना उसको, 6.3 मत ले लेना उसका, 6.4 सेंटीमीटर उसको मेजर कर लेना। एक दूसरा नियम क्या आता है, यदि अनिश्चित अंक
5 से छोटा है तब पूर्णांकित करने वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी 5 से छोटी संख्या तो कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे इसी को ऊपर वाले को मैं चेंज करने की कोशिश करूँ, 3, 4 लिख दिया मैंने। अब आपको कह दे कोई 6.34 सेंटीमीटर को मेजर करो, तो आप 6.34 सेंटीमीटर को क्या मेजर करोगे, 6.3 सेंटीमीटर मेजर कर लोगे, है ना। मीटर स्केल से 6.3 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें इस 4 को हटा देना है, जो 5 से क्या है, छोटा है, 5 से छोटा, तो इसको हटा देंगे। ऐसे ही यदि इसी नंबर में हम देखें 9.443 दे दिया, तो इस 3 को हटाने के लिए इस 4 में कोई बदलाव नहीं करना है, यानी ये 9.44 ही रह जाएगा। ऐसे ही यदि यहाँ पर 1.7372 दे दिया, तो यहाँ पर इस 4 को हटा देना है, 2 ऐसा कैसा रह जाएगा, 1.7372 रह जाएगा, ठीक है ना। यानी दशमलव के बाद उस संख्या को हम कितना मेजर कर पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उतार लिया सभी ने। चलो, तो तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि अनिश्चित अंक क्या हो, 5 है, और इस 5 को हमें क्या करना है, हटाना है। यदि अनिश्चित अंक पांच हो तो इसे उपेक्षणीय भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसे हटाने के लिए यदि इससे पहले सम संख्या हो तो उसे अपरिवर्तित रखते हैं, उसे अपरिवर्तित रखते हैं। जैसे 1.745, 5 को हटाना है, उपेक्षणीय अंक है। इससे पहले वाला 4 जो है वो क्या सम है या विषम, ये कैसा है, सम। और सम संख्या है तो कोई परिवर्तन नहीं करना, 5 से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी हम ऐसा कैसा रख देंगे 1.74। ऐसे ही यदि
1.725 हो तो भी हमें क्या रखना है, ऐसा का ऐसा रखना है। यदि हमारे पास 1.785 हो तो यानी संख्या ये बढ़ती जा रही है, फिर भी हम क्या करेंगे, उसको ऐसा कैसा रख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आप सीधा सा कॉन्सेप्ट ये समझें, इसकी ज्यादा टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाएं, आप तो ये समझे कि जो अंक आप अपने इंस्ट्रूमेंट से ज्ञात नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते, उसे आप क्या करोगे, हटाओगे। और हटाने की प्रक्रिया क्या है, उसे हटाने के लिए आप उससे पहले वाला अंक देखें। यदि हटाने वाला अंक 5 है तो उससे पहले वाला अंक यदि सम है तो कोई चेंज नहीं करना, उसको हटा दो, आसानी से हटा दो उसको। और यदि विषम है तो एक जोड़ दिया जाता है, वो इस नियम में आएगा। और उससे पहले हमने क्या देखा, यदि 5 न होकर संख्या कितनी है, 1 से शुरू होकर 10 तक 9 तक जाती है, तो 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, तो 1 से लेकर 9 तक के अंकों को हम हटाना चाहते हैं। हटाने की प्रक्रिया क्या है, यदि 5 से छोटा अंक है तो पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करना, उसको हटा दो आराम से। यदि 5 से बड़ा अंक है तो उस अंक को हटाते हो तो उस पहले वाले अंक में एक जोड़ दो, ठीक है, 5 से ज्यादा होती है। और यदि वो 5 है हटाने वाला अंक, तो पहले यदि सम है तो ऐसे छोड़ देते हैं, विषम है तो एक जोड़ देते हैं। बस सिंपल सा रूल ये है। यदि इसी तीसरे का बी पार्ट है, ये ए पार्ट है, उपरोक्त नियम में हटाने वाले अंक से पहले पहले का अंक विषम संख्या हो तो उसमें एक जोड़ दिया जाता है, एक अंक जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे यही उदाहरण देख लेते हैं, बस हम इसको क्या बना देंगे, विषम बना देंगे, यानी 1.735। अब देखो मैंने यहां 3 कर दिया, 3 करते ही ये किस में बदल गया, विषम है, विषम है, तो यहां पर क्या होगा 1.74। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि सर 1.745 1.735, यहां 35 है और यहां 45 है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, नियम में मानना पड़ेगा आपको, है ना। ये विषम संख्या है, यहां आपको विषम संख्या वाले में एक ऐड करना ही पड़ेगा। दोनों हम लिखेंगे बराबर पर दोनों है संख्या अलग अलग, ये 700 दशमलव के बाद 735, ये 745, अंतर इसमें 0.010 का है, 10 का अंतर है, 0.010 का अंतर है, 10 मिली का अंतर है। 10 मिली का अंतर कम नहीं होता है, फिर भी दोनों को हम बराबर लिख रहे हैं, त्रुटि तो आएगी, पर पूर्णांकन करना है आखिर, तो ये इस नियम का हमें पालन करना ही होगा। ऐसे ही चलो इसको देखते हैं, देखो 1.795 कर दूं मैं, क्या बन जाएगा, देखो 95 ना छोड़ो, हाँ 95 कर लो, देखो 95 करते ही यानी ये 9 है, ये क्या एक विषम संख्या है, विषम संख्या है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा, एक इसमें जोड़ते ही क्या बन जाएगा, ये 80, 80 बन जाएगा ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1.80, समझ गए, इस तरीके से इसको लिखना है। ऐसे ही यहां पर यदि 1.775 है तो ये भी 5 क्या है, विषम संख्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1.78 हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर 775 है, यहां पर 785 है, दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है, पर नियम है, नियम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। कुछ एरर में आ जाता है, त्रुटि में ये कंसीडर हो जाता है। तो ये थे हमारे पूर्णांकन के नियम।
तो हमने प्यारे दोस्तों, हमने जाना कि किस प्रकार जो राशि होती है, अनिश्चित अंक होता है, उसको हम हटा सकते हैं और उस राशि को पूर्णांकित कर सकते हैं। अब हम जानते हैं विमीय समीकरण हमने क्यों पढ़ी थी, MLT हमने क्यों लिखा था, हमारे क्या काम आने वाले हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। हम विमीय समीकरणों के अनुप्रयोग जानने वाले हैं। विमीय समीकरणों के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन क्या काम आने वाली है। तो सबसे पहले विमीय समीकरणों के अनुप्रयोग पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए विमीय समीकरणों को आपस में कब जोड़ा जा सकता है, यानी दो भौतिक राशियों को जब आपस में जोड़ते हैं तो उनकी विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसे कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, होमोजेनिटी समानार्थता, होमोजेनिटी ऑफ, इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। और होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन क्या कहती है, यानी डायमेंशनल इक्वेशन समानार्थी कब होती है। जैसे मैंने एक समीकरण लिखी v बराबर u प्लस AT, तो प्यारे दोस्त ये भी क्या होता है, वेग, ये भी क्या होता है, वेग, और ये भी क्या होता है, वेग, ये पूरी टर्म वेग है। यानी विमीय समीकरण जो होती हैं वो इन तीनों की क्या होंगी, समान होंगी। दो भौतिक राशि आपस में जुड़ी हुई है या आपस में दोनों को घटाया गया है तो हमेशा उनके जो विमीय समीकरण है वो हमेशा समान होते हैं। यानी इसके बारे में लिख लो आप, यदि दो भौतिक राशियां विमीय समीकरणों की समरूपता है ना, यदि दो भौतिक राशियां आपस में जुड़ी हुई हो तब, जुड़ी हुई हो या एक दूसरे में घटाई गई हो तब, तो उनके सभी पदों की विमा समान होती है, समान होती है। ये तो बात रही समरूपता, विमीय समीकरणों की समरूपता, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। यानी हमारे पास एक समान त्वरण से कोई एक समीकरण है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, v बराबर u प्लस AT। तो यहाँ पर v भी वेग है, u भी वेग है, AT a त्वरण है, t समय पर, दोनों का गुणनफल क्या हमेशा वेग होता है। यानी इसकी जो विमा होगी वो LT इनवर्स, LT इनवर्स, LT इनवर्स, L की घात 1 T की घात -1, L की घात 1 T की घात -1, हमेशा तीनों के समीकरण इक्वेशन विमीय समीकरण बराबर होगी। आइए दोस्तों विमीय समीकरणों के अनुप्रयोग जानते हैं। सबसे पहला अनुप्रयोग है विमीय समीकरणों की सहायता से, विमीय समीकरणों की सहायता से विमीय समीकरणों की सहायता से सूत्र के सत्यता की जांच, यानी हम विमीय समीकरणों के सत्यता की जांच जो है, यानी वो समीकरण, ये सूत्र सही है या नहीं, इसकी सत्यता की जांच हम किसके द्वारा कर सकते हैं, विमीय समीकरणों की सहायता से। समीकरणों द्वारा सूत्र के सत्यता की जांच की जा सकती है। जैसे आपको एक आसान सा उदाहरण बताऊं, वेग का सूत्र क्या होता है, वेग विस्थापन बटा
समय, विस्थापन बटा समय। अब ये सूत्र सही है या नहीं, इसकी जांच करनी है अपने को, है ना। आपको कह दे कि इस सूत्र की जांच करो, ये सही है या नहीं, तो इसके लिए किस प्रकार करोगे आप, एलएचएस। एलएचएस में क्या है, वेग, और वेग की विमा क्या होती है, m0 l1 t-1। अब आरएचएस में चलो, आरएचएस में विस्थापन, विस्थापन को किससे लिखते हो, एल से। समय को किससे लिखते हो, टी से, टी की घात 1। टी ऊपर ले जाओ क्या बन जाएगा, एल की घात 1 टी की घात -1। आगे आप m0 भी लिख सकते हो। बताओ एलएचएस बराबर आरएचएस है क्या, इसका मतलब ये सूत्र सत्य है। यदि ये बराबर नहीं होता तब ये सूत्र सत्य नहीं होता। समझ गए बात को, यानी सूत्र के सत्य है या असत्य की बात जब हम करते हैं उसकी जांच हम इसके द्वारा कर सकते हैं, विमीय समीकरण की सहायता से जांच कर सकते हैं। दूसरी बात, ये सूत्र बना कैसे, वो भी हम विमीय समीकरण की सहायता से कर सकते हैं। यानी हम जो भौतिक राशियां हैं उनमें जो रिलेशन है वो निकाल सकते हैं इसकी मदद से। भौतिक राशियों में संबंध को, आपसी संबंध को विमीय समीकरण द्वारा निकाला जा सकता है। यानी सूत्र जो है ना वो बनाया जा सकता है। आप सीधी सी भाषा में ये कहो, सूत्र निर्माण क्या कहता है, सूत्र जो निर्माण है वो हम इस विमीय समीकरण की सहायता से कर सकते हैं। सूत्र निर्माण, ठीक है। कैसे सूत्र निर्माण करें, जैसे मुझे मालूम है वही बात करें। उदाहरण, वेग जो होता है वो हमें मालूम है कि वेग में विस्थापन भी आता है और समय भी आता है। विस्थापन भी आता है और समय भी आता है। तो अब विस्थापन की घात कितनी आती है और समय कितना आता है ये इसका मालूम नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं वेग में विस्थापन भी आता है और समय भी आता है, गुणा समय। इसकी घात मुझे मालूम नहीं कितनी है, इसे a बोल दूं, इसकी घात मुझे मालूम नहीं है, इसको मैंने b बोल दिया, ठीक है। अब LHS चलो, a और b निकालना चाह रहे हैं हम, a और b के मान कितने आएंगे। LHS में बताओ, वेग क्या होगा, l की घात 1 t की घात -1। RHS में बताओ विस्थापन को कैसे लिखते हैं, l और इसकी घात कितनी बता रखी है a, और t की घात कितनी बता रखी है b। बताओ LHS बराबर RHS कर दो, a का मान कितना आ जाएगा, यानी l की घात 1 t की घात -1 किसके बराबर होगा, l की घात a t की घात b के बराबर हो गया। और यहां से तुलना कर दो, l के ऊपर जो वैल्यू है वो a के तुल्य हो जाएगी, b के t के ऊपर जो वैल्यू है वो किसके तुल्य हो जाएगी, b के बराबर हो जाएगी। तो बताओ a का मान कितना आया, इसके ऊपर कितना मान है 1, और b का मान कितना आया -1। तो ये सूत्र क्या बन गया, वेग समानुपाती विस्थापन की घात कितनी 1 और समय की घात कितनी -1। समय को नीचे ले जाओ, -1 को कहां ले जाएंगे अपने नीचे, तो वेग समानुपाती विस्थापन बटे ये लो। यहां पर बस एक दिक्कत आती है,
विमीय समीकरणों की एक सीमा होती है, वह नियतांकों की बात नहीं करती है। यहाँ पर कोई यदि नियतांक आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, पाई आ जाए, कुछ आ जाए, तो उस नियतांक के बारे में अपने को कुछ बात नहीं बताती है। बाकी विमीय समीकरण की सहायता से हम सूत्र कैसे बनता है उसको बना सकते हैं। सूत्र सत्य है या असत्य उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। ये रहे हमारे विमीय समीकरणों के अनुप्रयोग, ये हम क्यों पढ़ते हैं, इनका क्या सदुपयोग है, ये हमने सदुपयोग जान लिया। अब आपको एक मैं छोटा सा काम देता हूं, आप अपने बुक में जाइएगा, वहां उदाहरण दे रखे हैं, उन उदाहरणों को करिएगा। वहां पर आपको कोई समस्या आती है तो मुझे बताइए, मैं आपको पूरा आसान तरीके से उनको सोल्व करके बताऊंगा। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आता हो तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे आपका वो टॉपिक और आसान बनाया जा सके। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।